नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी को अपने YouTube चैनल में। ये वीडियो रहेगा उन विद्यार्थियों के लिए जो कक्षा इस समय 10वीं में पढ़ रहे हैं और इकोनॉमिक्स का अर्थात अर्थशास्त्र का, जिससे इस बार क्लास 10th में इस इकोनॉमिक्स का जो शीर्षक है, जो टाइटल दिया गया है, वो दिया गया आर्थिक विकास की समझ, और इसके पहला ही चैप्टर है विकास। तो विकास वाले टॉपिक को पढ़ा चुके हैं, तो इस पर बनने वाले ज़रा क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं कि आपकी समझ कितनी है। ये बहुविकल्पी के अलावा दीर्घोत्तरी लघुत्तरी प्रश्न भी होंगे, इन सबको देखेंगे एक एक करके। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, इससे आपका पढ़ा हुआ ज्ञान रिवाइज हो जाएगा और आपको बेनिफिट होगा। साथ ही साथ यदि वीडियो लाइक करते हैं तो इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें, लाइक करें, और नए होंगे तो निश्चित तौर पर सब्सक्राइब करके इसको ग्रोथ कराने में मदद करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, देश की जो प्रति व्यक्ति आय होती है उसकी गणना हम कैसे निकालते हैं? हम समझाते हुए रहेंगे। जो देश की जो प्रति व्यक्ति आय है उसकी गणना करने का तरीका होता है, कहते हैं प्रति व्यक्ति आय अर्थात पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम निकालने का तरीका होता है कि आप उस देश की कुल आय अर्थात कुल राष्ट्रीय आय में वहाँ की कुल जनसंख्या से भाग दे दीजिए। कुल जनसंख्या में से राष्ट्रीय आय को विभाजित करके, अर्थात ये ऑप्शन बी इज़ राइट होगा। इसका मतलब ये है कि प्रति व्यक्ति आय को देश की कुल जनसंख्या में से राष्ट्रीय आय को विभाजित कर दीजिए। मतलब वो पॉपुलेशन में राष्ट्रीय आय आखिर में कमा कितने रहे हैं, ये आंसर सही जाएगा। पहला कुल आय, केवल आय से नहीं होगा, कुल कीमत से ये भी नहीं होगा, कुल निर्यात इससे भी नहीं होगा। इसका आंसर देखते हैं क्या दे रखा है। आंसर होगा इसका वैसे बी। तो दे रखा है आपके देख रहे स्क्रीन पे। अब अगला पूछ रखा है कि केरल का शिशु मृत्यु दर कम है, ऐसा क्या कारण है? तो केरल का शिशु मृत्यु दर कम होने के पीछे कारण ये है कि क्या यहाँ की जलवायु की स्थिति अच्छी है? तो ऐसी बात नहीं। क्या यहाँ पर्याप्त आधारभूत संरचना है? ठीक है, लेकिन इस कारण से शिशु मृत्यु दर कम होगा ऐसी बात नहीं है। मेन ये बात हो कि वहाँ मूल स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं का प्रावधान, शिक्षा में भी केरल आगे है, साथ ही साथ स्वास्थ्य सुविधाओं में भी आगे है। तो ये कारण दे रखा है केरल का शिशु मृत्यु दर कम है, जो कि आंकड़ों में 10 दे रखा था। अब आगे देखेंगे कि क्या सही है क्या नहीं है। इसका आंसर दिया है मूल स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं का प्रावधान। आगे बढ़ते हैं। शिशु मृत्यु दर कहते किसे हैं? इसको आप देखते हो तो समझ में आता है। इसको कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR। क्या 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या? नहीं, ये जो परिभाषा दे रखा है ये है साक्षरता दर का। ये भी परिभाषा किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात, या स्कूल जाने वाले कुल बच्चों की संख्या, या 1 वर्ष में जन्म लेने कुल बच्चों की संख्या। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। ऑप्शन बी इसका सही होगा कि किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु कंप्लीट होने से पहले ही मर जाने वाले बच्चों की संख्या को कहते हैं शिशु मृत्यु दर। देखते हैं आंसर सही है। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो आपको पता होगा कि केरल है इसका आंसर है। बिना चौथे ऑप्शन गए हैं, आप मार सकते हैं। केरल सबसे कम है, 10 के करीब में जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्न में से किस पड़ोसी देश में मानव विकास सूचकांक भारत से अधिक है? तो आप देख पा रहे हैं कि मानव विकास सूचकांक श्रीलंका का ही हमारा जो पड़ोसी है उसी का अधिक है, अर्थात नेपाल, भूटान, पाकिस्तान सब हमसे कम है। श्रीलंका का रैंक 73। आगे बढ़ते हैं। हमारे समाज में विभिन्न वर्गों के विकास के लक्ष्य के द्वारा हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? क्या शक्ति प्राप्त करेंगे, या हिंसक प्रदर्शन प्राप्त करेंगे, या आतंकवाद प्राप्त करेंगे, या लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया को प्राप्त किया जा सकता है? आंसर बी इज़ राइट। GDP का मतलब क्या होता है? GDP मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अर्थात सकल घरेलू उत्पाद। यहाँ सकल डेयरी उत्पाद है, ग्रॉस डेयरी प्रोडक्ट गलत है। ग्रेट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ये प्रोजेक्ट, ये भी गलत है। या ग्रेट आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये भी गलत है। होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात सकल घरेलू उत्पाद।
देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या होता है? संसाधन होता है, या जनसंख्या होती है, या औसत आय होती है, या संसाधन? कोई नहीं, औसत आय को ही कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। तो यही सबसे अच्छा तरीका होता है, औसत आय। किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? वो प्राप्त होता है प्रति व्यक्ति आय। क्या प्राप्त होता है? प्रति व्यक्ति आय। अगला बढ़ते हैं। किसी देश के विकास को प्रायः निम्न में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? क्या वहाँ की प्रति व्यक्ति आय से, या औसत साक्षरता दर से, या लोगों का स्वास्थ्य स्तर से, या इनमें से कोई नहीं? निश्चित तौर पर इन तीनों से किया जाता है। लेकिन बोला क्या रहा है कि किसी देश के किस आधार पर? तो सबसे अच्छा उदाहरण होता है प्रति व्यक्ति आय से। वैसे तीनों का देखोगे आप तो तीनों का आंकड़ा होता है यूएनडीपी के रिपोर्ट के अनुसार, लेकिन सामान्यतः हम प्रति व्यक्ति आय को ही आधार लेते हैं। निम्न में से सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला कौन सा राज्य है? तो आप निश्चित तौर पर, जो कि हमारा रैंक केरल का अच्छा था, तो केरल ही इसमें आंसर सही जाएगा मानव विकास सूचकांक में। आगे बढ़ते हैं। कौन सा गैर नवीनीकरण संसाधन है, अर्थात जिसको फिर से हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं? तो वो है हमारे पास खनिज तेल। एक बार निकाल लिया गया तो फिर दोबारा इसे बनाया नहीं जा सकता। वन, जल और वायु, ये तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं। यूएनडीपी के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का आधार निम्न में से कौन सा होता है? तो मैं बताया था इसके ऊपर ही कि प्रति व्यक्ति आय होता ही होता है, लोगों की शिक्षा का स्तर और स्वास्थ्य स्तर, तीनों को करेंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। ऑप्शन डी चौथा सही होना चाहिए। अब ऊपर वही है जो कर चुके, उसी एक अंक वाले प्रश्न में दे रखा है कि अन्य राज्यों की अपेक्षा केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? कारण यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था है। क्या सिर्फ औसत आय के आधार पर विकास की गणना करना सही है? नहीं, क्योंकि उससे आय की असमानताओं का पता नहीं चलता है। पूछ सकता है क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उससे आय की असमानताओं का पता नहीं चलता है। जीवन प्रत्याशा से क्या मतलब है? अर्थात व्यक्ति के संभावित जीवित रहने की औसत वर्ष कितना है। जैसे कहा जाता है भारत में हमारी जो औसत आयु है वो बढ़ गई है, लगभग 76-77 के आसपास हो गई। ये अच्छी बात है। व्यक्ति लगभग आशा की जाती है कि व्यक्ति जन्म के बाद से लगभग 76-77 के आसपास वो निश्चित तौर पर जी जाएगा। पहले ये कम था। जीडीपी का अर्थ है किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद। भारत में मानव विकास सूचकांक सर्वाधिक किस राज्य का है? तो केरल राज्य का बता चुके हैं। किसके द्वारा इसकी गणना की जाती है? तो यूएनडीपी के अनुसार। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? ये थोड़ा सही है। राशन वितरण की वह प्रणाली जिसके माध्यम से उचित मूल्यों पर गरीबों को सरकारी दुकानों के माध्यम से राशन बांटा जाता है, उसे कहते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। जन सुविधाओं का मतलब क्या होता है? जन सुविधाओं का मतलब पब्लिक फैसिलिटी, वे सुविधाएं जो मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक होती हैं, उन्हें हम कहते हैं जन सुविधाएं। और नवीकरणीय संसाधनों का उचित उपयोग क्यों जरूरी है? क्योंकि ये संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं और इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसे हम बचा करके इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। अब दे रखा है थोड़ा सा लॉन्ग आंसर या जो आपका शॉर्ट टाइप आंसर है उसमें कि विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं और कभी कभी परस्पर विरोधी हो सकते हैं। इस कथन को स्पष्ट करो। तो इसका दे रखा है जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति या समूह के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं और कई बार इनकी प्रकृति परस्पर विपरीत भी हो सकती है। जैसे एक के लिए विकास का लक्ष्य दूसरे के विनाश का कारण भी बन सकता है। जैसे नदी पर बांध बनाना वहाँ के किसानों के विस्थापन का कारण बन सकता है, जबकि वहाँ पे बिजली बनाने वाले संयंत्रों के लिए, उद्योगपतियों के लिए ये लाभ का कारण हो सकता है। एक विकासशील और विकसित देश की क्या मुख्य विशेषता होती है? तो विकासशील देश और विकसित देश में अंतर कर लेते हैं। तो विकसित देश में नई तकनीकियाँ, विकसित उद्योग सब होते हैं। हाई लेवल का स्टैंडर्ड होता है, मतलब रहने का उच्च स्तरीय रहन सहन होता है। उच्च प्रति व्यक्ति आय होता है, हाई पर कैपिटा इनकम होगा। साक्षरता दर अधिक होगी, पढ़े लिखे ज़्यादा होंगे, नई नई तकनीकी होंगी, उद्योग धंधे विकसित होंगे। विकासशील देश में वहीं उसका उल्टा कर लीजिए, उद्योग धंधे पिछड़े हुए हैं, निम्न प्रति व्यक्ति आय है, साक्षरता दर निम्न है, रहन सहन निम्न स्तर का है। फिर बोल रखा है आय के अतिरिक्त और कौन से कारक है जो महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं हमारे जीवन में? तो वो है आपकी मित्रता, परिवार, सुरक्षा, रोजगार, समानता की भावना, शांतिपूर्ण माहौल, ये सारी। क्योंकि मुद्राओं से आप केवल भौतिक वस्तुएं खरीद सकते हैं, जो आप पारिवारिक चीज़ें हैं, पारिवारिक सुख की बातें नहीं खरीद सकते हैं। आर्थिक विकास के लिए साक्षरता क्यों जरूरी है? आर्थिक विकास के लिए साक्षरता इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे ज्ञान और दक्षता बढ़ती है,
रोजगार का स्तर बढ़ता है, नई तकनीकों का प्रयोग व स्तर बढ़ता है, लोगों में स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि के प्रति जागरूकता बढ़ती है, नए नए उद्योगों को स्थापित करने की क्षमता बढ़ती है। ठीक है, निम्न को स्पष्ट करें। शिशु मृत्यु दर, निवल उपस्थिति अनुपात, साक्षरता दर। इसको आप देखोगे तो निवल उपस्थिति अनुपात, शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर क्या होता है? किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पूर्व ही मरने वाले शिशुओं का अनुपात, अर्थात 1000 जीवित बच्चे पैदा हुए, 50 लोग यदि 1 साल के अंदर मर गए तो ये हो गया शिशु मृत्यु दर। निवल उपस्थिति अनुपात क्या है? यह 6 से 10 का दे रखा है। मुख्यतः होता क्या है? 14 से 15 वर्ष की उम्र का कि आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत या अनुपात। जैसे मान लीजिए कि 14 से 15 वर्ष की उम्र के लगभग 100 बच्चे हैं, उसमें से इस समय 55 लोग ही आगे पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये होगा निवल उपस्थिति अनुपात। ठीक है। साक्षरता दर क्या है? 7 वर्ष से ऊपर के वैसे व्यक्ति जिन्हें पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती है, तो उसे कहते हैं, वैसे लोगों की संख्या को कहते हैं हम क्या कि साक्षरता दर। अर्थात किसी देश अथवा राज्य की साक्षरता दर वहाँ के कुल लोगों की जनसंख्या व पढ़े लिखे लोगों के अनुपात को कहा जाता है। अधिकांश से परसेंटेज में दर्शाया जाता है, इसे प्रति हज़ार पर भी दिखाया जाता है। विकास की धारणीयता का मतलब क्या है? विकास की धारणीयता का मतलब ये है कि देश या विश्व का विकास तभी होगा जब भविष्य में भावी पीढ़ी के लिए भी उसका स्तर बना रहे। उदाहरण के तौर पर भूमिगत जल एक प्राकृतिक संसाधन है, यह नवीकरणीय योग्य संसाधन है। इसका उपयोग सही प्रकार से करें जिससे भावी पीढ़ी भी उपयोग कर सके और जल की गुणवत्ता को घटने नहीं देना चाहिए। एक विकासशील देश का विकसित देश के साथ तुलना करने के लिए क्या आधारभूत मापदंड होने चाहिए? तो वो होने चाहिए राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय और मानव विकास सूचकांक। जन सुविधाओं का क्या अर्थ है? ये क्यों महत्वपूर्ण है? जन सुविधाएं अर्थात सार्वजनिक सुविधाएं, वे सुविधाएं जो मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक होती हैं, उसे कहते हैं जन सुविधाएं। ये जीवन विकास के लिए आवश्यक है। ये सुविधाएं और सेवाएं सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं, जैसे रक्षा, हॉस्पिटल, गली की लाइट, पुलिस, सरकारी विद्यालय, प्रदूषण मुक्त वातावरण, परिवहन, संक्रामक बीमारियों से बचाव। ये सारे एक सारे बहुत। विकास क्या होता है? विकास जीवन में प्रगति एवं सुधार को बतलाता है। विकास के पहलू क्या हैं? तो विकास के पहलू हर लोगों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। एक के लिए विकास तो दूसरे के लिए नहीं हो सकता। जैसे उद्योगपति बिजली बनाने के लिए अधिक बांध चाहते हैं, परंतु इससे किसानों के मकान और खेती की ज़मीन जलमग्न हो जाती है। मध्य पूर्ण के देशों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होने के बावजूद भी उन्हें विकसित क्यों नहीं कहा जाता है? क्योंकि इनके विकास का प्रदर्शन क्या है? निम्नतर। जैसे इसके पीछे और सारे कारण हैं। जैसे अधिकांश देशों में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही नहीं है, पुरुषों और महिलाओं के साथ समान व्यवहार नहीं है, एक धर्म के लोगों के साथ भेदभाव होता है, साक्षरता दर निम्न होता है, लोगों के बीच असमानताएं हैं, स्वास्थ्य के सूचक अच्छे नहीं हैं। ये कारण दे रखे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? इसके 2 लाभों को बताइए। राशन वितरण की वह प्रणाली जिसके द्वारा उचित मूल्य पर गरीबों की राशन की दुकानों से अनाजों का वितरण किया जाता है, उसे कहते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इस पर लाभ क्या है? गरीबों को कम मूल्य पर राशन मिलता है, गरीबों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर को सुधारने में मदद मिलती है। ये सब। अगला क्वेश्चन जैसे यहाँ दे रखा है आपका, प्रति व्यक्ति आय और मानव विकास सूचकांक के अवधारणा का स्पष्ट करें। देश के विकास का स्तर मूल्यांकन करने 2 मापदंड है, मानव विकास सूचकांक और प्रति व्यक्ति आय। एक और मापदंड है HDI, शैक्षणिक स्तर सूचक, स्वास्थ्य स्थिति सूचक तथा प्रति व्यक्ति आय का औसत है। मतलब शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर, प्रति व्यक्ति आय, इन तीनों का औसत HDI होता है। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? देश की औसत आय है जो देश की कुल आय को कुल में भाग देकर निकाले। इन्हीं दोनों की व्याख्या किया है। इन्हीं 3 उपयोगिताओं सार्वजनिक सुविधाओं की, ये लोगों की वस्तुएं और सुविधाएं उपलब्ध कराने का सबसे सस्ता और अच्छा तरीका है। इससे राष्ट्रीय भावना का विकास होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, परिवहन उपलब्ध कराना आसान होता है। विकास के इन 3 विशेषताओं का वर्णन करें तो ये है, विकास लक्ष्यों का मिश्रण है, सुरक्षा, समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य की आकांक्षा। देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न, परस्पर विरोधी हो सकती है, अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। ये रहा विकास के बारे में पूरा चैप्टर का एनालिसिस।
आप इसे देख सकते हैं और इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।